हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। पिछले 2 वीडियो में हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है, इस टॉपिक को समझा है, पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीपोजिशन का यूज़ है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। तो आप जा कर के मेरे चैनल पर उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये क्लास 6 और 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस टॉपिक पर जो मेरे पिछले 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आप आगे के क्लास में आपको प्रीपोजिशन समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा, हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। ठीक है, तो प्रीपोजिशंस का जितने भी हैं उनका प्रयोग, तो जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनका यूज़ जो है वो हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इसी टॉपिक से रिलेटेड सम स्पेशल हिंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के बारे में हमने आपको पढ़ाया है वो पिछले 2 वीडियो में पढ़ा दिया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल टॉपिक है, इसी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस पे ही एक स्पेशल हिंट्स है ताकि आप फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि वो पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताया था वो अलग अलग सब था। ठीक है, उसमें हमने आपको टोटल 25 प्रीपोजिशंस बताए हुए हैं, टोटल 25 प्रीपोजिशंस बताए हैं और उनमें 25 प्रीपोजिशंस अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 प्रीपोजिशंस एक साथ है, बस उसमें क्या अंतर है कि कब आप उस प्रीपोजिशंस को यूज़ करेंगे या फिर नेक्स्ट प्रीपोजिशंस को जो उससे मिलता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो 2 प्रीपोजिशंस हैं जिनका अर्थ हिंदी में एक जैसा होता है, लेकिन आप उसका यूज़ कहाँ करेंगे ये आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कि उससे क्या भाव निकल रहा है और तब वहाँ पे आप कौन सा प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे। चलिए, पहला है एट और इन। ठीक है, इन दोनों प्रीपोजिशंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है में या पर। ठीक है, और जो इन है उसका मतलब क्या होता है? में। तो एट और इन दोनों का मतलब होता है में। ठीक है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में पर नहीं है, में है। ठीक है, तो आप कैसे जानिएगा कि वहाँ पे आपको एट लगाना है या फिर इन लगाना है? तो यही चीज़ को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो एट और इन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ एट का प्रयोग, एट का संबंध small extent of space या टाइम से है, वही इनका संबंध वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस या टाइम से है। टाइम से है।
मतलब कि एट का यूज़ आप छोटे स्थान, ठीक है, छोटे स्थान या फिर कोई निश्चित समय होगा, ठीक है, कोई निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति इत्यादि का अगर आपको बोध कराया जा रहा है, यानी उस सेंटेंस से छोटे स्थान या निश्चित समय का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें लग रहा है कि या तो वो छोटा जगह है या फिर कोई निश्चित समय है, तब आप वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। वही जो इन है, तो इन का अर्थ भी में होता है, तो इन का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे जिस सेंटेंस में बड़े स्थान का भाव हो, ठीक है, या फिर समय, ठीक है, समय का भाव हो, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित समय है और यहाँ पे समय है, ठीक है, तो वाइडर एक्सटेंट ऑफ स्पेस या टाइम से है। तो इन का यूज़ आप वहाँ करेंगे जहाँ बड़ा स्थान होगा, स्मॉल एक्सटेंट में एट का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ कोई छोटा स्थान होगा। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, He lives at शिवहर, ठीक है, वह शिवहर में रहता है, वह शिवहर में रहता है। शिवहर जो है वो एक छोटा सा स्थान है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे। और वही है बात इन की, तो इन आप कहाँ पे लगाएंगे, देखिए, he lives in India, he lives in India, वह भारत में रहता है। भारत क्या है, एक बड़ा स्थान है, भारत में रहता है ना। भारत क्या है, एक बड़ा स्थान है, लेकिन शिवहर क्या है, वो एक छोटा स्थान है। तो छोटे स्थान में क्या लगेगा, एट लगेगा, बड़े स्थान में इन लगेगा। अब बात है जहाँ तक समय की, तो समय पे भी हम लोग आ जाते हैं। He came at 4 o'clock, है ना। तो यहाँ पे एक निश्चित समय है, कितने बजे, वह कितने बजे आया है, वह 4 बजे आया। तो यहाँ पे एक निश्चित समय है, कितने बजे, 4 बजे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे he came at 4 o'clock। तो एट का यूज़ कहाँ होगा, अगर कोई निश्चित समय होगा तो, लेकिन इन का यूज़ हमें कहाँ करना है, वहाँ पे सिर्फ समय होगा। जैसे कि आई प्ले इन द मॉर्निंग, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ, खेलता हूँ। सुबह में वह कितने बजे खेलता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, बस वो सुबह में खेलता है, तो यहाँ पे इन का यूज़ होगा। आई होप आप लोगों को जो हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो हमने आपको वीडियो शुरू करने से पहले समझाया है, वो आप इस टॉपिक को समझने के बाद समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो हम आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो समझ आया होगा। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने आपको कहा, हम बात कर रहे हैं कि 2 ऐसे प्रीपोजिशन जिसका अर्थ हिंदी में एक होता है, लेकिन उनका यूज़ कहाँ होता है, किस सेंटेंस से, उस सेंटेंस में भाव क्या होगा, है ना। तो उसके थ्रू भाव से ही आप, सेंटेंस का जो भाव उत्पन्न होगा उससे ही आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, जो एक समान है, जो जिनका अर्थ हिंदी में एक होता है। तो आपको हिंदी से नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि उसका भाव क्या हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन है जो कि एक जैसा है। नेक्स्ट है इन एंड इनटू। नेक्स्ट क्या है,
इन और इनटू। तो इन का यूज कहाँ होता है? इन का हिंदी क्या होता है? में, ठीक है। और इनटू का हिंदी भी होता है में। दोनों का हिंदी क्या होता है? में होता है। लेकिन आप इन कहाँ लगाएंगे और इनटू कहाँ लगाएंगे, ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है। तो जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा एट और इन के बारे में, तो इन हम जैसे कि हमने आपको बताया कि इन का जो यूज होता है वो बड़े स्थान, ठीक है, तो बड़े स्थान के लिए लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं बताना है। यहाँ पे इन और इनटू में क्या फ़र्क है ये चीज़ हमें जानना है। वो एट और इन, ठीक है, क्योंकि दोनों में निश्चित स्थान और स्थान दोनों आ रहा था। एट में भी स्थान के बारे में चर्चा थी और इन में भी, तो वैसे यहाँ पे इन और इनटू में भी एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी वही है, लेकिन किस तरह से उनमें डिफरेंस है ये आपको समझना है। तो यहाँ इन का यूज, इन का प्रयोग किसी, यहाँ पे आप ये लिखिएगा, जहाँ इन किसी चीज के भीतर स्थिरता या विश्राम को सूचित करता है, वहीं इनटू बाहर से भीतर आने की गति को सूचित करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन जो है वो किसी चीज़ के भीतर स्थिरता या विश्राम को, यानी कि वो आराम से है, उसमें कोई हलचल नहीं है, ठीक है, वो स्थिर है, विश्राम में सूचित करता है। तब आप उस वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशंस के तौर पे। और अगर बाहर से भीतर आने की गति सूचित हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, द फ्रॉग इज इन द वेल। मेढक कहाँ है? वो कुएं में है। तो यहाँ पे क्या है? वो विश्राम, यहाँ पे विश्राम को सूचित किया जा रहा है कि वो कुएं में है, ठीक है। और द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मेढक जो है वो कुएं में गिरा। तो मेढक जब कुएं में गिरा है, यानी कि वो गति हो रही है, गिर रहा है ना, तो यहाँ पे गति सूचित हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा? इनटू लगा। तो इन कहाँ लगेगा? अगर विश्राम हो रहा है, सेंटेंस में विश्राम को सूचित किया जा रहा है, विश्राम का भाव आ रहा है सेंटेंस से, तो आप इन लगाएंगे। और अगर वो गिर रहा है, कोई चीज़ गति में है, ठीक है, तो उसमें आप इनटू लगाएंगे। गति के बारे में, यानी कि गति, मोशन, इसके बारे में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है सेकंड जो स्पेशल हिंट्स में जो प्रीपोजिशन है, तो उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड देखते हैं। थर्ड है विथ और बाई। थर्ड क्या है? विथ और बाई। विथ का मतलब क्या होता है?
पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है विथ का मतलब होता है के साथ या फिर द्वारा या फिर से, ठीक है। और बाय का अर्थ होता है से, द्वारा, तक। तो ये सब जो है बाय का हिंदी होता है। बाय का हिंदी में भी होता है, लेकिन आप बाय का यूज़ वहीं करेंगे जिस सेंटेंस में अगर में रहता है और उस में से आपको साधन, समीपता या फिर समय का बोध कराया जा रहा है, तब आप बाय का यूज़ करेंगे। तो बाय के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जो हमारा पिछला वीडियो है, इसके पहले जो हमने 2 वीडियो पढ़ाया उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं विथ और बाय। विथ और बाय को समझिए यहाँ पे। विथ एंड बाय। तो अगर किसी कार्य को संपादित करने के लिए जहाँ कोई प्रयुक्त उपकरण उपकरणों या भौतिक वस्तुओं के पहले विथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वहीं एजेंट और डूअर जो प्रायः मनुष्य या भाववाचक संज्ञा रहता है, भाववाचक संज्ञा रहता है के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि किसी कार्य को यानी किसी भी वर्क को संपादित करने के लिए, यानी कि उस कार्य को करने के लिए, संपादित मतलब चलाने के लिए, तो किसी कार्य को संपादित, यहाँ पे समझिए कि ये क्या कह रहा है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए जहाँ कोई प्रयुक्त उपकरण मतलब कि टूल्स या भौतिक वस्तुओं मतलब मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले विथ का प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी कार्य को हमें करना है तो वहाँ पे अगर कोई उपकरण प्रयुक्त है, ठीक है, या फिर कोई भौतिक वस्तु है तो उसके पहले विथ का प्रयोग होगा। और अगर एजेंट या डूअर यानी कि जो प्रायः मनुष्य या भाववाचक संज्ञा रहता है तो उसके पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे जैसा कि पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, He was beaten with a stick। ठीक है,
तो एक स्टिक यानी कि छड़ी के द्वारा वह पीटा गया। ठीक है, वह पीटा गया था एक छड़ी के द्वारा, एक छड़ी के द्वारा वह he was beaten with a stick, वह एक छड़ी के द्वारा पीटा गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीटने का कार्य है उसको एक उपकरण यानी कि स्टिक के थ्रू, ठीक है, स्टिक के साथ में पीटा गया था। he was beaten with a stick, वह स्टिक से पीटा गया था, स्टिक में छड़ी। तो यहाँ पे विथ का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक उपकरण या फिर जो भी भौतिक वस्तुएं उसके पहले हमें विथ लगाना है। दूसरा है रिटेन बाय हिम विथ अ पेन। तो हिम जो है वो आपका कहाँ लगता है, सॉरी बाई आपका कहाँ लगता है, हम लोग बात कर रहे हैं विथ और बाई का। तो बाई हमारा एजेंट और डूअर यानी कि मनुष्य या भाववाचक संज्ञा रहता है तो हम उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हिम है उसके, तो यहाँ पे मनुष्य का भाव हो रहा है ना, तो मनुष्य का भाव हमें यहाँ पे मिल रहा है हिम है, तो यहाँ पे बाई लग गया। और यहाँ पे एक टूल है, ठीक है, जैसे कि कहा गया कि उपकरण या फिर कोई भौतिक वस्तु, तो यहाँ पे पेन है ना, तो इसके आगे हमारा क्या लगा है विथ, ठीक है, ए लगेगा आर्टिकल के तौर पे और उसके पहले प्रीपोजिशन है हमारा विथ, ठीक है। तो विथ और बाई का यूज़ कैसे होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बता दिया है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को कुछ पूछना है इस टॉपिक में जो अभी हमने पढ़ा है विथ और बाई का, टॉपिक जो है हमारा कि विथ और बाई जो मुख्य प्रीपोजिशन है, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सम स्पेशल हिंट्स, है ना, तो उसमें हमने पढ़ा है विथ एंड बाई का, ये आपका एग्जाम्पल है। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट 4 नंबर जो है सम स्पेशल हिंट्स, आज के वीडियो का चौथा जो है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, उसमें सम स्पेशल हिंट्स में हम पढ़ रहे हैं। तो 4 नंबर हम लेते हैं सिंस और फ्रॉम, सिंस एंड फ्रॉम, ठीक है। सिंस का मतलब क्या होता है ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। सिंस का मतलब होता है से और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले से, अगर आपका जो वर्ड है हिंदी में से, तो आप सिंस तब लगाएंगे जब आपका उससे से पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि अगर कोई वाक्य है कि वह सोमवार से अनुपस्थित है ना, वह सोमवार से या फिर आप कह लीजिए वह मंगलवार से अनुपस्थित है, तो मंगलवार से यानी कि जिस दिन ये बात बोला जा रहा है कि वह मंगलवार से अनुपस्थित है, यानी कि आज के दिन से मंगलवार जो है वो बीत चुका है, ठीक है, वो बीत चुका है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, यानी कि अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है उससे पहले का जो है वो समय है कि वह मंगलवार से अनुपस्थित है। मंगलवार जो क्या है वो बीत चुका है। और आज जैसे अगर हम कह दें कि बृहस्पतिवार है, ठीक है, मान लेते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, पर एग्जैक्ट में आज बृहस्पतिवार नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज जैसे हम कहते हैं कि बृहस्पतिवार है, ठीक है, और हम ये बात बोल रहे हैं कि वह मंगलवार से अनुपस्थित है, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, ठीक है, तो वो मंगलवार से अनुपस्थित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर से ये जो से है, सिंस का हिंदी क्या होता है से, तो इससे अगर आपका भाव पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का मिल रहा है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहाँ तक बात है फ्रॉम का, तो फ्रॉम का यूज भी हमने आपको बताया है, फ्रॉम का हिंदी भी होता है से, ठीक है। तो इसका से का अर्थ क्या निकलेगा, तब आप फ्रॉम लगाएंगे कि स्थान से अलग
होने का भाव, समय का भाव, स्रोत का भाव। ठीक है, तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सम स्पेशल हिंट्स, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका हिंदी एक समान होता है लेकिन उनका यूज़ अलग अलग स्थान पे होता है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी दोनों का सेम ही है ना, एक जैसा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि फ्रॉम कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए सिंस का जो यूज़ होता है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे ये तो एक फ्रॉम का हिंदी क्या होता है और उसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, ये चीज़, ये जो टॉपिक है यहाँ पे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और सिंस का जो भी टॉपिक है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। लेकिन जो सम स्पेशल हिंट्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपका ये लिखा जाएगा कि सिंस और फ्रॉम का यूज़ कैसे करना है। तो फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। इसके बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस नहीं लगता है। बाकी जो अगर आपको सिंस अगर प्रीपोजिशन के तौर पे लगाना है तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आप लगा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इसके बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई शैल be absent from Monday। मैं सोमवार से अनुपस्थित रहूँगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ टाइम तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, फ्रॉम लग गया। तो यही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है। बाकी फ्यूचर टेंस को छोड़ के आपको जिस भी स्थान पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके पहले अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, अगर वाक्य में या फिर जहाँ भी आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, अगर वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा होगा से, ठीक है, से इससे अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम शो हो रहा है तो आप सिंस लगाएंगे। और अगर स्थान से अलग होने का भाव या समय का भाव या स्रोत का भाव अगर आपका से आ रहा है, ठीक है, जो से है यहाँ पे फ्रॉम का हिंदी भी से होता है, तो अगर इसे स्थान से अलग होने का भाव या समय का भाव या स्रोत का भाव आ रहा है तो आप फ्रॉम लगाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो कि क्लियर हो चुका है कि फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। और अगर आपको सिंस और फ्रॉम का ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी हमारे चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जो 5 नंबर है उसको समझते हैं। 5 नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फाइव में 2 पॉइंट है। ठीक है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब
है ना, के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं। वर्ब का ही एक रूप है ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव एन है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है तब वर्ब और नाउन या प्रनाउन के बीच एक प्रीपोजिशन अवश्य आता है, अवश्य आता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझिए, ही इज गोइंग टू पटना। पटना एक नाउन है ना, शहर का नाम है, और गोइंग वर्ब हो गया। तो वर्ब और नाउन के बीच में आपका एक प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले, आई डिपेंड ऑन हिम, तो हिम भी एक ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, और इधर आ गया हिम प्रोनाउन है, तो आ गया यहाँ पे आपका। और यहाँ पे कह रहा है वर्ब, प्रीपोजिशन एंड प्रनाउन, ये प्रनाउन है, दोनों जगह है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन और ये प्रनाउन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कह रहे हैं जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है तब वर्ब और नाउन प्रनाउन के बीच, नाउन या प्रनाउन के बीच एक प्रीपोजिशन अवश्य आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर की। 5 का जो दूसरा नंबर है वो कह रहा है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है तब वर्ब और नाउन या प्रनाउन के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे बस उसका उल्टा है, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो भी 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया, हिंदी ग्रामर के बुक में आप लोगों ने पढ़ा है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें जैसे कि अभी आपको कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रनाउन आता है और तब वर्ब और नाउन प्रनाउन के बीच प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, जैसे कि शी लव्स मी, नहीं ना है, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रनाउन हो गया, हुआ ना।
ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। और ये जो है लव्स, है ना, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब और प्रोनाउन के बीच में कोई भी क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। तो 5 का ए था कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है ये टॉपिक। तो क्लास 6 और 7th के जो बच्चे हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझें ताकि आपको हाई क्लास में दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि हाई क्लास में जाएंगे तो इससे भी और विस्तार से हमें पढ़ना होगा, और भी हाई क्लास की चीज़ें पढ़नी होंगी, तो यहीं पे हमें क्लियर करना है। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और थोड़ा सा इस चैप्टर का जो और पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इसको आप स्टार की तरह कर लीजिए कि वर्ड्स followed by appropriate prepositions इसमें आपको ये बताया जा रहा है, ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा, इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लीन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि कुछ जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग करने में हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन एक जैसे होते हैं, हिंदी में उनका अर्थ एक होता है, लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उनका यूज़ कैसे करना है, क्या भाव होगा, तब हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें उन्हें पढ़ना होगा, तब हम उसका यूज़ करेंगे, यानी प्रीपोजिशन का। तो इंग्लिश में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनके साथ कोई स्पेशल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कुछ शब्दों के साथ अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कुछ शब्द होते हैं जैसे सम वर्ड्स, तो उनके साथ अगर उनका अर्थ अलग अलग है, भिन्न अर्थों में अलग अलग प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि किसी भी शब्द के साथ प्रीपोजिशन लगाने से पहले यह ध्यान दें कि अभिष्ट शब्द, यानी कि जो शब्द दिया हुआ है, अभिष्ट शब्द जिस अर्थ या भाव के लिए प्रयुक्त हो रहा है उसके लिए कोई खास प्रीपोजिशन है या नहीं, उसके लिए कोई खास प्रीपोजिशन है या नहीं। अगर है तो उस खास प्रीपोजिशन
खास प्रीपोजिशन का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है he lives in इंडिया, तो बड़ा शहर है तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे। हमने ये चीज़ पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, और आज के वीडियो में भी एट और इन का जो सम स्पेशल हिंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एट और इन का भी डिफरेंस हमने समझा है। ही लिव्स एट हाजीपुर, तो हाजीपुर एक छोटा सा शहर है तो वहाँ पे एट लगेगा। इंडिया बड़ा है, एक देश है, तो यहाँ पे इन लगेगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी शब्द के साथ अगर प्रीपोजिशन हमें लगाना है तो उससे पहले जो शब्द है उसका अर्थ या भाव के लिए, जिस अर्थ या भाव के लिए वो प्रयुक्त हो रहा है उसके लिए कोई खास प्रीपोजिशन है या नहीं, ये हमें जान लेना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तभी आप प्रीपोजिशन लगाएं। और अगर है तो उस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना भी आपका ज़रूरी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको उसका अर्थ, उस शब्द का कोई अर्थ या भाव मिल रहा है, ठीक है, जितना कि हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा है, तो अगर मिल रहा है तो आपको प्रीपोजिशन लगाना होगा, अगर उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो में जो हमने समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने प्रीपोजिशन क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का जो हमने पढ़ाया है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस में सम स्पेशल हिंट्स, और भी इस टॉपिक पे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन पे जो भी हमने पढ़ाया था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो अपने डाउट को क्लियर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको हमारे चैनल से अपडेटेड रहना है तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मिलता रहे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।